हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी के टू जी में। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें से आपको सारा चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें से 10, 12, 15 अच्छा खासा पेज आएगा। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन सभी के लिए जो फाइनल एग्जाम क्लास 10 का देंगे 17 फरवरी से। तो उनमें से साइंस का कुछ कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये निश्चित है कि अगर इस वीडियो का आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो 5 नंबर आपका साइंस में कहीं नहीं जा रहा है, 5 नंबर श्योर हो जाएगा इस वीडियो से। लेकिन इसमें एक त्रुटि मेरे से क्या है, इसमें बहुत सारा पेज को सेलेक्ट कर लिए तो उसमें से सारा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। तो जो बहुत जरूरी नहीं है उसको सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा, और बाकी जो जरूरी है उसको हम एक बार 2 बार आपको बोल के समझा देंगे। तो जो नहीं भी समझ में आएगा तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एक बार नोट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आप हो सकता है थोड़ा बोर हो जाए, हम पहले ही बता दे रहे। लेकिन अगर आप पेशेंस होकर सुनेंगे 10, 12, 15 मिनट का वीडियो जितना देर का भी बने ये, लेकिन लास्ट तक सुनेंगे तो आपका फाइनल एग्जाम में साइंस में 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ये गारंटी है। तो हम देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करें रेडॉक्स अभिक्रिया से। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? देखिए, रेडॉक्स में रेड और ऑक्स, तो रेड को अलग कर देते हैं तो रिडक्शन हो जाता है, ओएक्स को अलग करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अवकरण और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर CO कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग जब होता है तो H2O के साथ जब O हो जाता है तो जल बन जाता है। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया के साथ साथ होता है। मतलब इसे उपचयन, रेडॉक्स में क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। जैसे उपचयन अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, और इसको अवकरण करेंगे तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग होगा, और ऑक्सीजन अलग होगा किसमें जाकर मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा, H2 में जाकर मिल जाएगा, तो H2 हो जाएगा। तो इधर कॉपर और प्लस जल हो जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया आपको दिखाए ना, इसमें से उपचयन और अपचयन दोनों होता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला भी, इसको भी देख करके एक बार अच्छा से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया पहले पढ़े, लेकिन इसको आप ठीक से कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्लास में हमेशा एग्जाम्पल देके समझाते रहते हैं, लेकिन आप इसका डिफिनेशन भी आज आप लिख लेंगे। हम पहले बता देते हैं भौतिक अभिक्रिया के बारे में, कि भौतिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जो अपना शेप में वापस आ जाता है। जैसे हम लोग पानी से बर्फ बना देते हैं, फिर बर्फ पिघलता है तो पानी बन जाता है, मतलब जो वापस अपना व्यवस्था में आ जाता है उसको हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जो वापस अपना अवस्था में आता है। जैसे कागज है, उसको फाड़ देंगे तो फिर साट देंगे तो अपना फिर अवस्था में वापस आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा शेप, लेकिन आप वापस आ जाएगा। लेकिन कागज को जला देंगे तो वापस फिर से कागज बनेगा नहीं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसे ही इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जेल से संयोग करके अमोनिया जेल और ये बना लेता है। तो आप इसमें से अलग से भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कागज को अगर हम जला देते हैं तो फिर वापस अपना अवस्था में नहीं आ सकता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ रासायनिक समीकरण को आप समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप से या संक्षिप्त निरूपण किया गया है, उसी संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस Cl2। अभी क्या हो गया कि 2 है और Cl है, तो 2 ले लेंगे तो यहाँ भी 2 है, H में भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को अगर आप कॉमन देख लेंगे तो 2HCl देखिए यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोरीन का निर्माण करता है। तो आप इसको भी, अच्छा डिफिनेशन है, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में हम क्या बताए थे? संयोजन मतलब योग हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Na और यहाँ सल्फर दे दिया प्लस Cl2, और इसको आप जब बना के देखेंगे तो 2NaCl हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण को एक बार इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार इसको आप देख करके नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और एक तरह से निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में है, उसका परिवर्तन क्या हुआ, उसको संतुलित क्या हुआ, तो बैलेंस करने के लिए आपको सीखना है। तो आप इसको देख लीजिए, ये सब है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसको देख करके अपने से खुद समझ लीजिए। उसके बाद ये वाला कुछ दिया हुआ है काफ़ी ज़रूरी, तो ये सबको आप नोट करके आप खुद से करके देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा।
अब देखिए ये सब चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये निश्चित है इस पे से एक क्वेश्चन आपका आने जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, फाइनल एग्जाम में। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा, तो विरंजन चूर्ण होता है CaOCl2, माने कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन जब मिल जाता है ना तो विरंजन चूर्ण बनता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और Cl2 क्लोरीन, तो CaOCl2 विरंजन चूर्ण याद रख लीजिए। क्योंकि विरंजन चूर्ण, पोटाश एलम यानी फिटकरी, बेकिंग पाउडर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, चीनी का, संगमरमर को ही हम लोग खरिया भी बोलते हैं, और नीला थोथा जिसको हम लोग तुतिया भी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र। इस जो 8 लिखा हुआ है ना, 8 में से तो कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर एक ही है, 7 हुआ। इस 7 में से एक क्वेश्चन आपको आने जा रहा है फाइनल एग्जाम में, तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, जो जानते हो भी, जो नहीं जानते हो भी। विरंजन चूर्ण का होता है CaOCl2, पोटाश एलम यानी कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 और .Al2, और हॉल बंद करके लिखेंगे SO4, बाहर निकाल देंगे 3 को, और डॉट हो जाएगा 24H2O। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका 4 ऑप्शन रहेगा, अगर ऐसा देता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा बड़ा रहता है। अब देखिए बेकिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिससे खास्ता पकौड़ा भी बनाया जाता है। आपका सब्जेक्टिव में आ गया था, इस बार ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस रहेगा कि इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग पाउडर यानी खाना बना लेता था, हम याद करवाए थे कि जब खाना बनाने का नाम आता है ना, तो खाना बनाने में आता है बाई मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर में H आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा H, तो NaHCO3, और यही अगर उसमें आ जाएगा क्या बोलते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, वो जो धोने वाला सोडा होता है। तो ये खाने वाला सोडा है, तो इसमें H लग जाता है और उसमें Na2 लग जाता है, CO3 थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें 2 लग जाएगा और इसमें H लगता है। तो खाने वाला चूल्हा की जरूरत पड़ता है, H देखिए चूल्हा जैसा दिखता है, याद कर लीजिएगा। फिर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र काफ़ी आसान है, आप लोग को पता होता है। इस बार बेंजीन का आप लोग से पूछा गया था वो सेंटर एग्जाम में, तो आप ग्लूकोज का याद रख लीजिएगा C6H12O6। ग्लूकोज के साथ साथ चीनी का भी याद रख लीजिएगा C12H22 और O6, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और संगमरमर जिससे ताजमहल बना हुआ है, और संगमरमर को खरिया भी बोला जाता है, तो संगमरमर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद नीला थोथा का ये होता है CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर SH2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप देख करके एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इसके साथ कुछ और है जो हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सन का, ये 2 को और इसमें ऐड कर लीजिए। निश्चित है 7, 2, 9 में से एक आपके पास आने जा रहा है फाइनल एग्जाम में। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, तो वही सोडियम कार्बोनेट जो बोले थे कि धोने वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया Na2 लग गया CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो बैटरी में रहता है पानी डाला हुआ, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक लवण का उदाहरण, लवण का 5-7 को उदाहरण कर लीजिएगा, इसमें से एगो दिया हुआ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और भी कर लीजिएगा 5-7 को कर लीजिएगा लवण का उदाहरण। और आगे चलते हैं तो आगे वीडियो में आपको लवण का डिफिनेशन भी दिखाएंगे। अम्लीय विलयन का मान, तो जो अम्ल होता है उसका 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है उसका 7 से ज़्यादा होता है। हम ट्रिक से याद भी कराएं, अनिल और क्षालीन। तो आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में वो सभी आपको बता देंगे। जो उदासीन रहता है, उदासीन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, एकदम पूरा न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल यानी कि 7 पे रहेगा, क्योंकि pH मान जिसका 7 से कम होता है वो अम्ल हो जाता है, और जिसका 7 से ज़्यादा हो जाता है वो क्षार हो जाता है। और जो एकदम 7 पे हो जाएगा वो न्यूट्रल। जैसे वर्षा का जल जो होता है ना, वो एकदम न्यूट्रल शुद्ध जल होता है। लेकिन कहीं कहीं पे वर्षा का जल अम्लीय भी होता है, जिसके कारण ताजमहल बोल रहा पीला हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा का उदाहरण आपको उस साइड में मिलेगा जिधर कल कारखाना फैक्ट्री, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है। और अम्लीय वर्षा तब होता है जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा होने के लिए कम से कम pH 5.6 से कम होना चाहिए, यानी कि 6 से कम होना चाहिए, तभी अम्लीय कहलाएगा। वो ऐसा रहेगा 6.8 रहेगा तो अम्लीय नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 5.6 अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो दिखा देंगे। कई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? देखो नीला से लाल किया ना तो अम्ल होगा, अनील करके हम याद करवाएं तो अम्ल। तो इसमें अम्ल कौन है? ऑप्शन से समझ जाइएगा कि देखिए दिया हुआ है 7, 8, 10, 5, ऐसे भी ऑप्शन पकड़िए, बिना क्वेश्चन के आंसर टिक कर सकते हैं। बोले कैसे? यहाँ पर अम्ल क्षार का बात हुआ है, बाकी सब 7 और 7 से ऊपर है, उदासीन का बात किया नहीं। तो जो 7 से ऊपर हो तो अम्ल होगा नहीं, तो जो नीचे है वही अम्ल होगा। तो आंसर फटाक से वहाँ लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन लवण नहीं है? अब इसमें से देख लेना कि कौन लवण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम ऑक्साइड दिया है, जो दिखा रहा है सब, इस सब तीनों का तीनों लवण है, लेकिन कौन नहीं है? तो ये KOH लवण नहीं है। पहला ला में KOH यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आप इसको समझ करके आंसर को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन इसमें से
नहीं है, तो देख लीजिएगा इसमें से NaCl ये नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है, इसमें से वही वाला चीज़ जो अम्ल नहीं है बार रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से यौगिक में कौन अम्ल है, इसमें से कौन अम्ल है। फिर दूध से दही बनना, अब ये जरूरी था कि जो दूध से दही बनता है तो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। बोलिए कैसे, देखिए दूध से जब दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध बनेगा नहीं ना, बनेगा पास तो वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना देंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा विधि है, तो ये क्रिया जो है ना किण्वन है। कौन सा क्रिया है, किण्वन। तो ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम इसको बोल दे रहे हैं, बाकी जो जरूरी हमको नहीं लगेगा, बाकी आप सिर्फ एक बार उसको देख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट में जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज जब घोल को मिला देंगे ना तो उसका रंग जो है वो परिवर्तन हो जाएगा और पीला हो जाएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। लिटमस विलियन में बैंगनी रंजक का होता है और वो निकलता कैसे है, तो लाइकेन से निकलता है। उसके बाद है किसी क्लोराइड विलियन में निलंबित विलियन से प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है, तो किसी भी क्लोराइड विलियन में जो निलंबित विलियन से प्रकाश की किरण निकलता है उसको कहा जाता है कैंडल का प्रभाव। शुद्ध जल का तो pH मान 7 होता है जो न्यूट्रल होता है। इसमें से देखो निम्नलिखित विलियन से कौन सा सबसे अधिक विलियन है, सबसे जितना अधिक विलियन होने के लिए सबसे ज़्यादा अम्ल होना होगा, जो सबसे ज़्यादा कम pH होगा वही सबसे ज़्यादा विलियन हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद देखा हुआ कि किस प्रकार का लवण है, तो ये क्षारीय लवण है, इसको खाली एक बार देख लेना है। उसके बाद हमारे शरीर का pH मान के किस परिसर से सही तरीके से काम करता है, तो सही तरीके से काम करने के लिए 7.0 से 7.8 तक चाहिए। देखिए आ गया क्वेश्चन जो हम आपको बताना चाह रहे थे, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए वर्षा जल का pH मान कितना होना चाहिए। देखिए ये चीज़ क्वेश्चन फंसा देता है, कभी कभी पूछ देगा कि अम्ल वर्षा कौन होगा और दे देगा ये। और ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा वो तभी कहलाएगा जब उसका pH मान 5.6 से कम होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कितना हाइड्रोजन आयन है, तो इसमें से आप देख लीजिए एक बार। हमारा शरीर का pH मान कितना परस के बीच कार्य करता है, तो 2.1 से लेकर के 3.5 के बीच में काम करता है। pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन का pH मान देता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कोई विलयन लाल लिटमस का नीला कर देता है, उसका pH मान कितना है। देखिए लाल से नीला कर देगा ना, तो लाल से नीला तो छालनी, तो ये क्षार होगा। अब क्षार इसमें कौन, अब ऑप्शन से आप मार दीजिए, जितना भी 7 से कम है वो अम्ल है, एक ही को ऑप्शन दिया हुआ है जो क्षार होगा, फटाक से 10 में टिक मार देना, ऐसे ही ऑप्शन वहां देगा। किस लवण में क्या लिखा हुआ है, रवा जल नहीं होता, तो बेकिंग सोडा में। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, इसमें से देख लीजिएगा जो सल्फर लिखा हुआ अम्लीय ऑक्साइड है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उदासीन होता है। फिर इसमें से दिया हुआ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा, इसको छोड़ दे रहे हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जो जल में घुलनशील भस्म होता है वो क्षार कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाएगा। एक जांच परख नली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के अणु विलयन में सार्व अंतर सूचक में कुछ दूध मिलाया जाता है, कौन सा रंग दिखाई देगा, हरा रंग दिखाई देगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए होता है। देखिए दीवारों को जो हम लोग चूना करते हैं ना, वही वाला चीज़ है जो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH और होल 2 बाहर दूर निकाल देना। लवण का Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो जब भी लवण का Na2CO3 जब लगा देगा ना यहाँ पे, तो इसका जलीय विलयन 7 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है, तो टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर। और ऐसे भी लाइकेन पाया जाता है इसमें, और एक दो को ये सब भी कर लीजिएगा, जैसे सेव जो होता है ना संतरा में, उसमें मेलिक एसिड पाया जाता है। नींबू को साइट्रिक और इमली में टाइट्रिक, नींबू का pH मान 2.4 कितना होता है, ये सब एक बार आप देख लीजिएगा। कौन सा आयतन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो जो माइनस वाला रहता है वो लाल को नीला कर देता है, OH माइनस। क्षारीय विलयन में फिनॉल सूचक का रंग कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन में फिनॉल सूचक का रंग गुलाबी होता है या ऑरेंज। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथेनॉल ऑरेंज का अम्ल का रंग कैसा होता है, तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथेनॉल ऑरेंज का रंग लाल होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन
उपधातु है, तो आप ऐसे करके ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर तो जो उपधातु आपको दिख जा रहा है, उपधातु में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी आता है। तो आप धातु, अधातु और उपधातु सबका एक बार देख लीजिएगा हम क्लास में, वो शायद हम क्या बोलते हैं, वो फिगर से हम सारा चीज़ को समझा दिए थे एक दिन, और वो दिखा भी दिए थे पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, फिर इसमें से देख लीजिएगा कौन अधातु है। देखिए एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, के ऊपर जो भी धातु है, एक ही को दिख रहा है कार्बन, वो हो गया धातु। कार्बन क्या है, तो कार्बन भी एक तरह का धातु है। सिलिका क्या है, तो सिलिका जो होता है वो धातु में आ जाता है ना, तो इसको निस्तापन कहते हैं। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, देखिए शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, इसको ध्यान से सुनिए। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन अगर पूछ दिया कि जो सोनार हम लोग जेवर ओवर बनाते हैं, कान वाला नाक वाला जो बनाते हैं, तो ये कितना कैरेट का होता है। कभी भी शुद्ध सोना से जेवर नहीं बनता है, आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुन लीजिए। शुद्ध सोना से जेवर नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ अलग से धातु मिलाना पड़ता है, चाहे उसमें कॉपर या मिला दे या कुछ भी मिला दे, तांबा मिला दे। तो क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि थोड़ा उसको लचीला बनाए, ताकि उसको मोड़ करके बढ़िया डिजाइन में बना सके। और सबसे तन्य धातु पूछेगा कौन है, तो सबसे तन्य धातु सोना है। एक छोटा सा सोना से, मान लीजिए 10 ग्राम का सोना से आप 1 किलोमीटर तक का लंबा तार खींच सकते हैं, इतना तन है। इतना सबसे पूछेगा चदरा किसका बनाया सकता है, पूरा पीटा जा सकता है, सोना को। सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो जेवर बनाने वाला है वो 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, ठीक है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। फिर ये परमाणु संख्या 1 से 30 तक पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो याद करिएगा, जैसे चांदी का 47 होता है, और औरम सोना का 79 होता है। सबका लैटिन नाम आपको याद कर लेना है। सबका परमाणु संख्या 1 से 30 तक का पूरा का, और बाकी जो जरूरी हम टिक करवाएं क्लास में वो सबका, और सबका लैटिन नाम कि किसका, जैसे आता है लोहा का तो आयरन का होता है फेरम, जैसे होता है सोना का तो सोना का होता है औरम, ऐसे करके कॉपर का, सारा का आपको जब जो 1 से 30 तक है याद कर लीजिए, और जो जरूरी है 30 के बाद वो याद कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन जरूर। धातुओं के प्राकृतिक होते हैं, तो धातु का जो प्राकृतिक होता है ना, विद्युत धनात्मक होता है। फिर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में तो बहुत सारा चीज़ मिला रहता है, क्रोमियम, निकेल, लोहा, आयरन, तो ये सब सारा चीज़ मिला रहता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कमरा के तापमान पर रहता है पारा और ब्रोमीन, तो दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा आप लगा दीजिएगा। सीसा और टीन किसका मिश्रण है, देखिए मिश्रण से क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे किसी का भी आ जाए। हमको ज़्यादा चांस है स्टेनलेस स्टील का ही आएगा, लेकिन फिर भी आप इसे भी कर लीजिएगा कि देखिए सीसा और टीन मिलेगा तो सोल्डर बनता है। सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है, सोल्डर। आप लोग सोल्डर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए पहले टीवी पर हम लोग देखते थे ना, तो कुछ टूट जाता था तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डिंग किया जाता था, उसमें सीसा और टीन मिला रहता है, उसको बोलते हैं एसएन प्लस पीबी। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो एसएन प्लस पीबी लिखा हुआ रहेगा। एसएन मतलब होता है टीन, और पीबी माने होता है लेड यानी सीसा, तो ऐसे करके भी संकेत में दे सकता है, समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है आसानी, सोडियम और पोटेशियम को, तो ये सब क्वेश्चन भी बनता है। लिथियम भी आता है, तो किसको चाकू से साइंस काट सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ सकता है क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, देखिए ऑक्सीजन से, सोना एक ऐसा धातु है ना जो देखिए कभी उसको जंग कुंक नहीं लगता, इसीलिए ऑक्सीजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। बाकी चांदी उंदी सब करता है, देखते होंगे चांदी लेते होंगे 1-2 महीने बाद काला हो जाता होगा, आप सोनार उनार को गाली उली दे देते होंगे, लेकिन बात है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन सोना इसीलिए महंगा होता है क्योंकि ये अभिक्रिया करता नहीं है। ग्रेफाइट किसका सूचक है, तो ग्रेफाइट जो होता है ना, देखिएगा एक ऐसा अधातु है, लेकिन ये धातु के जैसा काम करता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना उसमें करंट पास होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। और एक ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूव भी है। और सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन हीरा में होता है। हीरा चाटने से आदमी मर जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, हीरा है, ये भी क्वेश्चन आता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। और पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल को हम याद भी करा दिए, पिताजी। तांबा और जस्ता मिलता है तो पीतल बन जाता है ना। लोहा को जिंक से निष्पादित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ये क्वेश्चन भी बनता है कि लोहा को अगर जंग से बचाना है तो उसमें से गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ये सब सारा काम लोहा को जंग से बचाने के लिए कर सकते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा है, हम पहले बता चुके आपको। बॉक्साइट किसका अयस्क है, हाँ देखिए एक अयस्क से क्वेश्चन आता है, अभी एक चीज समझ में आ गया कि देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत पड़ता है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वैसे ही और 1-2 अयस्क से कर लीजिएगा, अयस्क से क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरली यही पूछेगा एल्युमिनियम किसका, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। लेकिन 1-2 और कर लीजिएगा कि किसका किसका कौन सा अयस्क होता है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा और जांबा, पिताजी नहीं हो गया, देखिए पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक मिलके बन गया पिताजी। एक मिश्र धातु है तो कॉपर और जिंक। खाद्य पदार्थ
ये क्या लिखा हुआ थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ, उसके बाद किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, आ सकता है। लोहा और कार्बन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा और कार्बन मिलेगा तो इस्पात उसको कहते हैं। लोहा एवं इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है मिश्र धातु का? उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, इस बार आप एक बार इसको आप देख लीजिएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लेना अच्छा चीज़ हमको नहीं लग रहा, तो आप इसको एक बार देख करके नोट कर लीजिएगा। बाकी जो हमको ज़्यादा जरूरी लगेगा वो हम आपके साथ बिल्कुल अच्छा से डिस्कस करेंगे। इस सबको आप नोट कर लीजिए, इस सभी को आप लोग लिख लिख के एक बार नोट कर लीजिए। है ज़रूरी, लेकिन बहुत ज़रूरी जो रहेगा वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। समीकरण COCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए CaO मतलब COA प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये जो हम अभिक्रिया किए ना, एगो को इधर से अलग कर दिए। देखिए Ca था और इधर से ऑक्सीजन को ले लिया, तो इधर में जो यहाँ पर एगो बच गया तो इधर CO2 हो गया और एक ठो इधर आ गया तो COA हो गया। तो ये जो अभिक्रिया हम किए ना, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो कभी ऐसा करके दे देगा कि कौन सा अभिक्रिया, 4 को दे देगा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, कुछ 4 को लिख करके दे देगा। तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इस सब को आप एक बार देख लीजिएगा। ये सब हमको लग रहा है ज़्यादा अच्छा सा आप अपने से लिख के समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड जब तक नहीं आएगा तब तक सामने से नहीं समझा पाएंगे तो अच्छा हमको खुद ही नहीं लग रहा। देखिए उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी है समझना, क्योंकि ये सारा चीज समझ लीजिएगा तो ऐसा एक क्वेश्चन फंस ही सकता है। 4 तरह का क्वेश्चन एक ही बन गया कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होता है। ऐसे करके देखिए, ओ ऑक्सीजन योग। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हट जाएगा तो वियोग, तो हट जाता है क्या हो जाता है? वियोग। और इलेक्ट्रॉन हमेशा देखिएगा नेगेटिव में रहता है, उसको कर देता है त्याग। जो नेगेटिव रहता है जो किसी को दे देता है क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो कर देता है त्याग। ऐसे याद रखेंगे फिर से एक बार। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन योग, आ से योग हो गया। हाइड्रोजन वियोजन, तो हार से हाइड्रोजन तो हो जाएगा वियोग। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है तो माइनस करेगा तो हो जाएगा उसका कम, तो हो जाएगा त्याग। इनमें से सभी आंसर हो गया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कैसा रंग होता है? तो जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का रंग होता है वो हरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैसा रंग होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है। लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सादा होता है। अच्छा, एक सिल्वर क्लोराइड से याद आ गया ना कि वो कैमरा वाला में क्वेश्चन बनता है, जब बाद में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो समीकरण में जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न भाग की जो लाइट होता है वो कैसा होता है? तो चमकीला उजला होता है। निम्नलिखित में से गैस में बुझा चूना, तो जो गैस में बुझा चूना होता है यही होता है CaO और होल्ड ट्वाइस करके रख दीजिएगा OH2। और इसके बाद ये सब आपको खुद से देख करके समझ लेना निम्न से कौन अवकारण गुण प्रदर्शित करता है? H2S। और उसके बाद ये सब आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, ये वाला जरूरी है बताना। साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए जितना भी है साग सब्जी और जो हम लोग कभी कभी टमाटर छिलते हैं, मतलब टमाटर काटे उसका बच गया, आलू काटे बच गया, ये सबको जब हम लोग अपशिष्ट के रूप में बना देते हैं ना तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है आप एक बार देख लीजिएगा, जो सही रहेगा उसको देख कर टिक लगा देना है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए चिप्स का थैली में जो चिप्स का उपचयन से बचाने के लिए, मतलब जो चिप्स का थैली रहता है तो 4-4 महीना 5-5 महीना तक चिप्स खराब नहीं होता। आप देखे होंगे 4 महीना 3 महीना 6 महीना का डेट रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन डाला हुआ रहता है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, इसको आप थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करेंगे लास्ट में। नग्न वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय के बाद जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उसके बाद दूध से दही बनना हम बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया है। और
उसके बाद अपचयित या ऑक्सीकारक, इसको आप लिख लीजिएगा। अपचयन का अवकरण का लिख लीजिएगा। उपचयित अभिक्रिया, इसको भी आप एक बार लिख लीजिएगा। अपचयन अभिक्रिया आप लिख लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको भी आप लिख लेंगे। वियोजन अभिक्रिया जब अलग हो जाता है उसको भी आप एक बार लिख के समझ लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, इसको भी आप लिख के समझेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब आपको सीधा सीधा सिंपल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं और एक बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। कि देखिए, आज हम लोग क्लास में चर्चा करते हैं कि लवण क्या होता है। तो आम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। आम्ल और क्षार के बीच का जो होता है वो लवण होता है। एक तरह से उसको न्यूट्रल या उदासीन भी कह सकते हैं, एक तरह से उदासीन अभिक्रिया भी है। एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। बोलेगा कि अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। अधात्विक कैसा होगा, तो देखिए एक को समझना है, दूसरा आंसर हो गया। जब अधातु जो रहता है, अधात्विक जो रहता है वो अम्लीय होगा, तो जो धात्विक होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। खत्म। अब पूछ देगा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो देखिएगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्व है। जैसे मुंह में है, मिट्टी में है, पाचन तंत्र में है और भी जगह पे है। तो जैसे हम इसको क्लियर कर ले चलते हैं। ये देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत जगह पे है। जैसे मुंह में, हम मानवों के मुंह में भी पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक दिन में मुंह धोना छोड़ देते हैं, अगर 2-3 दिन नहीं धोते हैं तो दांत क्या हो जाता है, पीला पड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग का मुंह में ही अम्ल होता है। उसको ठीक करने के लिए क्षार या नमक का घोल ये सबसे ठीक होता है। मिट्टी में भी होता है। तो मिट्टी में भी पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब एक ही फसल को हम लगाते रहते हैं बार बार, तो वहाँ पर फसल अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के फसल को बदल कर लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उसमें अम्लीय हो जाता है और अम्ल हो जाने के कारण वो खराब होता है। खास करके उसमें दाल उल का खेती करेंगे तो दाल से उसको शक्ति मिलेगा, नाइट्रोजन आएगा तो फिर वो ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे शरीर में HCl पाया जाता है। हम लोग का जो है ना, इसमें HCl पाया जाता है। जब हम भोजन ज़्यादा खा लेते हैं या कभी कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो पेट में कभी कभी दर्द करता होगा। ये पीएच के वजह से दर्द होता है। इसी कारण इसके लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करना पड़ेगा। फिर क्षार अगर हम लोग लेते हैं तो फिर पेट का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। और जो दवाई हम लोग पेट दर्द का खाते हैं उसमें वो मिला हुआ रहता है। बर्तन में भी पीएच होता है। देखिएगा, बहुत सारा बर्तन आप धो करके रखते होंगे ना, तो कभी कभी आप लाते हैं बर्तन और नया रहेगा, 10 दिन 15 दिन का थोड़ा काला पड़ना लगता है। ये काला जो होता है ना, थाली या जो भी चीज़ हम लोग घर में भी उपयोग करके देखिएगा, तो उसमें भी पीएच के कारण ही होता है। फिर पानी में भी बहुत सारा पानी आप देखिएगा बोतल में भरते होंगे, तो जब भरते होंगे उस समय साफ रहता होगा, बाद में वो लाल पीला पड़ने लगता है, उसमें भी पीएच के कारण। तो इसको पढ़ने से आप समझ जाएंगे। फिर है कुछ रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। किसी पदार्थ को उसके संकेतों एवं सूत्रों के साथ लिखना ही रासायनिक समीकरण कहता है। जैसे देखिए, कार्बन है और यहाँ 2 है, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इस जो लिखे ना, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। एक होता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए 2Mg + 2O है, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया करें तो क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। एक होता है प्रतिफल, जिसको उत्पाद भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे 2Mg + यहाँ 2O है और ये जो बना नया चीज़ हो गया उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, अब रहिए, बस 2 से 4 मिनट में खत्म हो रहा है। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण को उसके संकेत और सूत्रों के साथ लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर यानी चिन्ह से दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान से दर्शाया जाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के पास संयोजन, वियोजन और विस्थापन 3 को होता है। तीनों को सुन के लिख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस O2 हो जाएगा क्या, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वियोजन मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए Ca के साथ O इधर आ गया, और वही चीज़ पहले भी बता दिए थे कि जब एक उधर से आ गया तो 3 को था तो उधर 2 को बच जाता है। वियोजन मतलब ही होता है अलग हो जाना। विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक विलयन से पृथक कर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जिंक है और कॉपर सल्फेट जो है ना, तो कॉपर को उठा के अलग कर दिया गया और सल्फेट को इधर ले लिया। ये तो विस्थापन अभिक्रिया। ये जो अलग अलग कर दिया, ये क्या अभिक्रिया हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया।
इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अनेक आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है अपक्षेपण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेपण का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर है एक उपचयन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का योग होता है और H2 का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अपचयन बोलते हैं। देखिए उपचयन अपचयन में क्या अंतर है। उपचयन में जो है ना ऑक्सीजन का योग होगा, उपचयन में ऊपर में ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ऊपर में ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन में और हाइड्रोजन का वियोग होगा। और अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। अच्छा वो साथ में लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया हम आपको पहले ही समझा चुके थे कि जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और अपचयन दोनों होता है, हम एक बार करके दिखा दिए हैं और जो दिखाए हैं और जो आप ये वीडियो को लिखे भी इस पेज को आप भी जाकर उसको नोट कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो उसको जाकर नोट जरूर करिएगा। संक्षारण, जब जंग लग जाता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग 3 तरह से काम करते हैं। संक्षारण भी एक बार पढ़ ही देते हैं। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए उसको पेंट करके बचा सकते हैं, जस्तीकरण करके, ग्रीस लगा करके, और गलवनीकरण भी एक जगह हम लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव में, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तांबा का रंग इसीलिए हरा हो जाता है क्योंकि उसमें भी संक्षारण हो जाता है, और चांदी में संक्षारण होता है तो उसका रंग काला हो जाता है। ये वीडियो बहुत लंबा हम करना नहीं चाह रहे हैं, बस एक लास्ट एक टॉपिक और लेते हैं, 1 मिनट में 1.5 मिनट में खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वृत्त गंधिका क्या है, 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा कि वृत्त गंधिका तब देखा जाता है जब हम लोग कुछ तेल वाला खाना बनाते हैं और जो बच जाता है तो हम लोग उसको देखते हैं कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उसमें ना गंध निकलने लगता है, और जो गंध निकलता है ना वही वृत्त गंधिका कहलाता है। जैसे चिप्स बनाने वाला चिप्स का थैला ऑक्सीजन निकाल करके उसमें नाइट्रोजन मिलाता है, क्यों? क्योंकि उससे चिप्स गंधित न हो, उसमें ये विकृत गंधिका उत्पन्न ना हो, इसीलिए। उसके बाद हमको लग रहा है ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ के बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को, लास्ट हो चाहे नहीं हो। अम्ल के गुण, तो देखिए अम्ल का गुण कुछ कुछ लिखने के लिए 2 नंबर में आएगा, तो आप ये हम एक ट्रिक भी दे दिए, अनिल, ये लास्ट में काम आएगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए आज कैसे रखेंगे, अम्ल यानी अनिल, तो अ से हो गया अम्ल और नी से हो गया नीला और कर देता है ला से लाल, तो अम्ल जो है अनिल, अम्ल जो है जो अनिल, तो अम्ल नीला को कर देता है लाल। वैसे ही क्षार, क्षार क्या करता है, तो छालनी, ये छाल जो कर देता है क्या, तो छा हो गया क्षार, क्षार कर देता है लाल को नीला। अब पढ़ लेते हैं, तो जो क्षार होता है उसको भस्म भी बोलते हैं। तो क्षार का स्वाद में कड़वा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका 7 से कम होता है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्षार में जो होता है उसमें H+ होता है, इसमें OH- आयन देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब हम इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें से जितना हम बोल बोल के दोबारा तिबारा समझाएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इस वीडियो को नोट करके रख लीजिए, आप बाद में एग्जाम के बाद देख लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे इस वीडियो से नहीं लड़ा साइंस में तो फिर हमको आप जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जो जो चीज़ आप जानते हैं उसको सिर्फ सुन लीजिए, और जो नहीं जानते हैं उसको आप जरूर से जरूर लिख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और अच्छा ना लगे तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, और अच्छा लगे तो आप लोगों को प्रमोट भी करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो भी सब्सक्राइब करिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किए, करिएगा तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा वो और भी इंपॉर्टेंट होगा, इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो आने वाला है। तो धन्यवाद, समाप्त करते इस वीडियो को, काफ़ी बड़ा हो गया।